खामोश सा अफसाना। एक एहसास था जो दोनों के दिलों में गूंजा, पर जिंदगी में कभी उतर न सका। ये कहानी आधी हकीकत है और आधी कल्पना, पर सच्ची है। अध्याय 4, जासूसी की शिक्षा। मेजर कुंदरी बरुआ से मिलकर लौटने के बाद माधव के भीतर एक अनोखा उत्साह जाग उठा था। अब वह केवल घटनाओं का दर्शक नहीं, बल्कि एक खोजी बन चुका था जो इस रहस्य की जड़ों तक पहुंचना चाहता था। अपने कमरे में पहुंचते ही उसने लैपटॉप पर एक चार्ट तैयार किया। सबसे ऊपर थी शिप्रा। वह अब तक इस पूरी कथा की सबसे रहस्यमयी कड़ी बन चुकी थी। उसके नीचे उसने रखा कर्नल साहब और उनके साथ वाली पंक्ति में कैप्टन प्रफुल्ल। नीचे की ओर नाम था निर्मला मौसी का, और सबसे नीचे वह नाम जिसने सब कुछ उलझा दिया था, असली शिप्रा, जो पुणे में रहती थी। इसके बाद उसने अपनी नोटबुक का एक नया पन्ना खोला। कलम थामते ही विचारों का सैलाब बह निकला। शिप्रा कौन थी? उसने कभी खुद को पुलिस या फौज से जुड़ा नहीं बताया, लेकिन उसके हाथ में ग्लॉक 17 पिस्तौल देखकर मेरा शक गहराया था। क्या वह किसी गुप्त सरकारी एजेंसी की एजेंट थी या किसी निजी गुप्त संगठन की सदस्य? हो सकता है वह कोई प्रशिक्षित घातक हो, किसी मिशन पर निकली छाया में रहने वाली योद्धा जो युद्ध कला में निपुण हो। पर उसका मकसद क्या था? क्या वह कर्नल को खत्म करना चाहती थी या उन्हें किसी कानूनी जाल में फंसाना चाहती थी? माधव अब इन टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। कर्नल साहब की असली पहचान अब उसके लिए सबसे बड़ा सवाल बन चुकी थी। वह शायद कभी भी भारतीय गोरखा रेजिमेंट में नहीं रहे थे, शायद भारतीय सेना का हिस्सा भी नहीं। कर्नल महज एक आवरण था जिसके पीछे कोई और सच छिपा था। शायद वह एक वामपंथी संगठन का सक्रिय सदस्य था। अंबिकापुर, बस्तर और गढ़चिरौली जैसे माओवादी प्रभाव वाले इलाकों में काम करने वाला एक गुप्त सरगना। और उसका बेटा? बहुत संभव था कि वह भी उसी विचारधारा का हिस्सा हो। निर्मला मौसी, जो अब तक एक ममता से भरी घरेलू महिला लगती थीं, शायद इस पूरे नेटवर्क की एक मौन कड़ी थीं। अब माधव के सामने असल सवाल था, इन सबका एक दूसरे से क्या संबंध था? और सबसे महत्वपूर्ण, वह नकली शिप्रा जिसने पुणे वाली असली शिप्रा का भेष क्यों अपनाया? क्या यह संयोग था या कोई सोची समझी रणनीति? इन सभी प्रश्नों का उत्तर शायद सिर्फ पुणे जाकर ही मिल सकता था। माधव को अब एहसास हुआ, नकली शिप्रा को समझने के लिए उसे असली शिप्रा की परछाई में उतरना होगा। वहीं से शायद खुल सकेगा वह रहस्य जो अब तक धुंध के पीछे छुपा हुआ था। माधव ने तय कर लिया था वह कल ही पुणे जाएगा। वहां जाकर यह जानना जरूरी था कि असली शिप्रा रहती कहां है। लेकिन फिर एक सवाल उसके जहन में उभरा, इतने बड़े पुणे में उसे ढूंढेगा कैसे? फिर उसे याद आया, पहले खैरागढ़ जाना होगा, जहां से शायद शिप्रा के घर का कुछ सुराग मिल सकता है। फिर वहां से बिलासपुर, और शायद वहीं से पुणे का कोई ठिकाना हाथ लग जाए। इस पूरी प्रक्रिया में कम से कम 7 दिन का वक्त तो लगेगा ही। पर वक्त ही सबसे बड़ी चुनौती नहीं थी। माधव जानता था, कोई भी यूनिवर्सिटी किसी छात्र का पता ऐसे ही नहीं देती। और अगर किसी तरह से बिलासपुर में शिप्रा का पता मिल भी गया, तो क्या वो पता उसे पुणे तक ले जाएगा? और मान लिया कि वह पुणे जा पहुंचा, तो वहां जाकर असली शिप्रा से सच्चाई कैसे निकालेगा? शायद बहुत मुश्किल से वह असली शिप्रा से मिलकर जान भी ले कि नकली शिप्रा कौन थी। लेकिन उसके बाद कर्नल साहब के नक्सली होने का सबूत कैसे मिलेगा और उस रहस्य की जड़ तक कैसे पहुंचा जाएगा? माधव जानता था, अब उसे ऐसे इंसान की जरूरत है जो एक बहुरूपियां हो, जो मनुष्य के चेहरे के पीछे छिपे भाव पढ़ सके, जो किसी से भी दिल की बात निकलवा ले, और जो देश के कानून, व्यवस्था और ताकतवर अफसरों तक सीधी पहुंच रखता हो। ऐसा एक व्यक्ति माधव जानता था। उसकी उम्र 55 से ज्यादा थी, लेकिन उसे देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था। आज भी वह 35 साल के जवान जैसा दिखता था। घने काले बाल, गोरा चेहरा, तीखे नाक नक्श और उस पर जमी हुई काली चौकोर फ्रेम वाली ऐनक, जो उसकी गूढ़ता और आकर्षण को और बढ़ा देती थी। कपड़ों और तौर तरीकों से साफ झलकता था कि वह किसी उच्च वर्ग या कुल का व्यक्ति है। वह उन्हीं में उठता बैठता था और अपनी जवानी में उसने भारत सरकार के कई संवेदनशील मामलों में मदद की थी। कोलकाता और मुंबई पुलिस महकमे में उसकी गहरी पैठ थी। उसके दोस्त आज भी उसे आभार
और श्रद्धा से याद करते थे, और उसके दुश्मन आज तक इसी सवाल में उलझे थे कि उसका असली नाम क्या था, वो कहां से आया था, और आखिर वो अचानक गया कहां। माधव को उस सज्जन की याद आई और एक हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। रात के करीब 12:30 बजे उसने अपना मोबाइल उठाया और एक नंबर डायल किया। 3 ही घंटियां बजी होंगी कि उधर से एक भारी भरकम आवाज सुनाई दी। नमस्कार सर, बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं। माधव मुस्कुराया और बोला, आपका छोटा बच्चा सो गया क्या? अगर नहीं सोया तो क्या जरा उसे फोन दे सकते हैं? उधर से आवाज एक हल्की हंसी के साथ आई। सर, मेरा नाती बड़ी मुश्किल से सोया है। आधे घंटे तक मैं उसे लोरी सुनाता रहा और फिर वो नोबिता कार्टून देखते देखते आंखें मूंद गया। अगर आज आप उससे नहीं खेल सकते तो कोई बात नहीं, मैं सुबह उसे बता दूंगा कि माधव अंकल का फोन आया था और उन्होंने तुम्हारे लिए खिलौना खरीदा है। वैसे सर, आप कब आ रहे हैं बच्चे को खिलौना देने? माधव कुछ पल चुप रहा, फिर सोचते हुए बोला, मैं 2 दिन बाद आऊंगा। आवाज ने बड़े अपनत्व से उत्तर दिया। ठीक है माधव अंकल, मैं छोटे बच्चे को आपकी आने की खबर दे दूंगा, वो बहुत खुश होगा। और फोन कट गया। अगली सुबह लगभग 6 बजे माधव तैयार होकर लॉन में आया। उसके हाथ में केवल उसका लैपटॉप बैग था। लॉन में कर्नल साहब अपने कुत्तों के साथ टहल रहे थे। माधव ने उन्हें बताया कि वह ओमान जा रहा है और इस बार कुछ दिन वहीं रहेगा। फिर यह कहकर कि वह लौट आएगा, माधव अपनी जिप्सी में बैठा और बंगले से रवाना हो गया। जाते जाते वह अपने साइट इंजीनियर को सारे जरूरी निर्देश दे चुका था। उसे लंबा सफर तय करना था, लगभग 1900 किलोमीटर। अगर वह लगातार ड्राइव करता तो 34 घंटे में मंजिल पर पहुंच सकता था, लेकिन रास्ते में रुकने और आराम के लिए 10 घंटे और जोड़ लिए जाएं तो कुल 44 घंटे। यही उसका अनुमान था। उसने तय कर लिया था कि 2 दिन में उस व्यक्ति से वह जरूर मिलेगा। सफर के दौरान उसकी सोच में बस नकली शिप्रा, उसके कहे शब्द और बाकी किरदारों के व्यवहार ही चलते रहे। अचानक उसे मेजर बरुआ की बात याद आई। उन्होंने कहा था कि कर्नल साहब आज भी किसी भी भारतीय सेना में नहीं हैं। दरअसल कर्नल का संबोधन तो बस लोगों द्वारा दिया गया सम्मान था, जैसे हम कभी कभी किसी बुजुर्ग या प्रतिष्ठित व्यक्ति को राजा बाबू कह देते हैं। सबाथू में किसी ने भी आज तक कर्नल साहब के बेटे या बेटी को नहीं देखा था। किसी को नहीं पता था कि उनका सच में कोई परिवार है भी या नहीं। जो कुछ भी वो कहते गए लोग मानते गए, लेकिन उनकी सच्चाई उस दिन खुली जब मेजर बरुआ ने उन्हें अपने बंगले पर आमंत्रित किया और सेना से जुड़ी बातों पर सवाल किए, जिनमें से एक का भी जवाब कर्नल ठीक से नहीं दे पाए। न उन्हें गोरखा रेजिमेंट से रिटायरमेंट की तारीख याद थी, न ही रेजिमेंट का स्थापना दिवस। मेजर को संदेह हुआ और उन्होंने खुद ही कर्नल की जांच करवाई। तब पता चला कि वे तो किसी भी भारतीय सेना के रेजिमेंट का हिस्सा कभी रहे ही नहीं और उनका कोई बेटा भी सेना में नहीं था। असल में वे छत्तीसगढ़ के किसी कॉलेज में प्रोफेसर थे और नागपुर के रहने वाले थे। उनके बेटे की मौत गढ़चिरौली में हुई थी। वो एक झोला छाप डॉक्टर था जिसे भारतीय कॉम्बैट फोर्स ने नक्सली समझकर मुठभेड़ में मार गिराया था। इस हादसे के बाद मानसिक रूप से अस्थिर हो चुके वह बूढ़े प्रोफेसर सबाथू आकर बस गए और अपनी दुखद कहानी को छुपाकर सबको बताने लगे कि वे एक कर्नल हैं और उनका बेटा कारगिल युद्ध में शहीद हुआ था। मेजर को उन पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने गृह मंत्रालय में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की। मंत्रालय की ओर से जवाब आया कि वे उचित कार्रवाई करेंगे। तब मेजर ने सबाथू लौटकर बूढ़े प्रोफेसर को कड़ी चेतावनी दी कि यदि उन्होंने दोबारा झूठी कहानी सुनाई तो उनके खिलाफ धारा 420 के तहत और अपनी पहचान छुपाने, झूठा कर्नल बनकर सेना का नाम इस्तेमाल करने के आरोप में केस दर्ज करवा दिया जाएगा। तब से वह बूढ़ा प्रोफेसर मेजर की हर बात मानता है। करीब 46 घंटे की ड्राइविंग के बाद अपनी जिप्सी चलाते हुए माधव अपने गंतव्य स्थल पर पहुंच गया। हरे घाटियों में लिपटा बादलों का संग है, महाबलेश्वर वो धरा है जहां मौसम खुद रंग है। स्ट्रॉबेरी की खुशबू से भीगी हैं हवाएं, कृष्णा की धारा यहीं से बहती जाए। प्रकृति के अंक में सोया एक सपना सा शहर, जहां हर मोड़ पे मिलते हैं सुकून के पहर। आर्थर सीट से जो नजारा उतरता है दिल में,
लगता है जैसे स्वर्ग उतर आया हो जमी पे मिल में। प्राचीन मंदिर, झरने और पहाड़ों की कहानी महाबलेश्वर है एक कविता, शांत, सुंदर और सुहानी। माधव ने अपनी जीप को एक कच्ची सड़क पर मोड़ दिया। सड़क दोनों ओर से ऊंचे ऊंचे चीड़ और देवदार के पेड़ों से घिरी थी। शाम का समय था। सूरज की सुनहरी किरणें पेड़ों की शाखाओं से छनकर जीप की छत और बोनट पर धूप छांव की मोहक छटा बिखेर रही थीं। करीब 2 किलोमीटर अंदर जाने के बाद वह कच्ची सड़क एक विस्तृत मैदान में खुलती थी। उस मैदान के बीचों बीच एक भव्य महल जैसी कोठी खड़ी थी। उसका विशाल और नक्काशीदार लोहे का मुख्य द्वार कोठी की शान में और इजाफा कर रहा था। मुख्य द्वार से कोठी के बीचों बीच एक सुंदर फूलों का बागीचा फैला हुआ था, जो किसी छोटे से पार्क से कम नहीं था। द्वार पर कोई द्वारपाल नहीं था, लेकिन चारों ओर और बगल में सुरक्षा कैमरे लगे थे, जो किसी भी आगंतुक की छवि सीधे अंदर बैठे संचालक तक भेजते थे। द्वार पर एक माइक और स्पीकर भी लगे थे, जिससे आगंतुक अपनी बात कह सकता था और अंदर से आने वाले निर्देश सुन सकता था। माधव ने जीप को माइक के खंभे के पास रोका और वहीं बैठे बैठे बोला, दादाजी, आपके छोटे नाती के लिए एक खिलौना लाया हूं। सुनसान में उसकी आवाज जैसे गूंज उठी। कुछ ही क्षणों बाद द्वार अपने आप खुल गया। माधव ने जीप भीतर ले ली। बागीचे में गुलाब खिले थे और कुछ स्थल विशेष ऑर्किड की प्रजातियां भी थीं, जैसे स्पैथोग्लोटिस प्लिकाटा, जिसे फिलीपींस ग्राउंड ऑर्किड या बड़े बैंगनी ऑर्किड के नाम से भी जाना जाता है। उसने जीप को कोठी के बाईं ओर बने शेड में पार्क किया और फिर कोठी के मुख्य द्वार की ओर बढ़ा। दरवाजा एक वृद्ध किंतु बेहद हट्टा कट्टा, लगभग 7 फुट लंबा आदमी खोलता है। उसने एक सफेद ढीली ढाली सूती कमीज और जीन्स पहन रखी थी। माधव ने उसे देखते ही मुस्कुराते हुए कहा, कैसे हैं जोगिंदर दादा? लंबे व्यक्ति ने गर्मजोशी से हंसते हुए उत्तर दिया, देखो माधव बेटा, तुम्हारा दोस्त उमाशंकर इन दिनों कुछ ज्यादा ही जिद्दी हो गया है। जब से मैंने उसे बताया कि तुम शाम तक आने वाले हो, तब से हर घंटे मुझे परेशान करता रहा। पूछता रहा कि तुम अब तक क्यों नहीं आए। उसने तुम्हारे लिए कई कहानियां तैयार की हैं और वे सब सच्ची हैं, उसके 2-3 पुराने मिशनों से जुड़ी हुई। अब जाओ, अपने दोस्त से मिलो। मैं तुम्हारे लिए दूध और उमाशंकर के लिए उसकी ब्रांडी लेकर आता हूं। क्या तुम कुछ खाओगे? भूख लगी होगी तुम्हें। उस लंबे आदमी की आवाज में मां जैसी ममता थी, भारी जरूर, मगर गहराई और संवेदना से भरी। माधव फिर कोठी के भीतर दाखिल हुआ और विशाल हॉल के एक कोने में बनी बड़ी घुमावदार सीढ़ियों से ऊपर की मंजिल की ओर बढ़ा। वहां केवल 2 कमरे थे। वह सीधे दाईं ओर वाले कमरे में चला गया। एक शानदार, आलीशान और विशाल शयन कक्ष था। कमरे के एक कोने में एक कंप्यूटर टेबल सजा हुआ था, जिस पर एक बड़ा ग्राफिक डिजाइनिंग मॉनिटर लगा था। टेबल के सामने एक आरामदायक कुर्सी पर लगभग 35 वर्ष का एक व्यक्ति बैठा हुआ था। वह गोरा था, नैन नक्श तेज और आकर्षक थे। उसके घने काले बाल करीने से संवारे हुए थे और उसने चौकोर फ्रेम वाला कार्बन चश्मा पहन रखा था। उसके पहनावे में पारंपरिक बंगाली धोती कुर्ता था, जो उसके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट सांस्कृतिक गरिमा जोड़ रहा था। वह पूरे ध्यान से कंप्यूटर स्क्रीन पर काम कर रहा था, जैसे किसी गहरी रचना में डूबा हो। माधव धीरे धीरे उस व्यक्ति के पास गया और एक गंभीर स्वर में बोला, उमा चाचा, मैं आ गया हूं। आप क्या बना रहे हैं? उस व्यक्ति, उमाशंकर, ने मुस्कुराकर मजाकिया लहजे में उत्तर दिया, मैं सपनों की दुनिया बना रहा हूं माधव। तुम अचानक मुझसे मिलने कैसे चले आए? तुम्हारा काम तो ठीक चल रहा है ना? माधव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आप और सपनों की दुनिया, यह तो कुछ नया है। खैर, मैं आपके पास एक रहस्य को सुलझाने आया हूं। उमाशंकर ने गहरी नजरों से उसे देखा और कहा, सपनों की दुनिया कोई भी बना सकता है, लेकिन उन्हें साकार करना कुछ खास लोगों का काम होता है, जैसे तुम, जो अपनी कहानी की सच्चाई जानने मेरे पास आए हो। चलो बताओ, क्या किस्सा है? माधव ने अपने लैपटॉप बैग से कुछ प्रिंटआउट निकाले और उमाशंकर के सामने मेज पर रख दिए।
फिर वह कहानी सुनाने लगा। मैं आज से 3 महीने पहले सोलन के पास साबथू गया था, एक नए प्रोजेक्ट के सिलसिले में। माधव ने विस्तार से पूरी घटना सुनाई और हर किरदार का विवरण भी कागजों पर लिखकर उमाशंकर चाचा को सौंप दिया। कमरे में गहरा सन्नाटा था, जैसे दीवारें भी इस रहस्य की आहट को पकड़ने की कोशिश कर रही हों। माधव की पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद उमाशंकर चाचा ने गंभीर स्वर में उससे पूछा, माधव, तुमने बताया कि तुम 3 महीनों से उस तथाकथित कर्नल के साथ हर शाम कुछ समय बिताते थे। भले ही तुम शराब नहीं पीते, जो कि तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी बात है, पर एक बात याद रखो, अगर किसी को सच में जानना हो तो शराब और सिगरेट ऐसी चीजें हैं जो सामने वाले को अपने आप खोल कर रख देती हैं। क्या इन 3 महीनों में तुमने कभी कर्नल साहब के निजी जीवन के बारे में कुछ जाना? माधव ने चुपचाप सिर हिलाकर कहा। वह समझ गया था कि आज चाचा उसकी क्लास लेने के मूड में हैं। उमाशंकर ने थोड़ी नरमी लेकिन दृढ़ता के साथ अपनी बात आगे बढ़ाई। एक अच्छा जासूस बनने के लिए जरूरी है कि तुम प्रश्न पूछो, चाहे वो कितने ही निजी क्यों ना हो। तुम्हें अब तक उसकी पत्नी, बेटे और बेटी के बारे में सब जान लेना चाहिए था, ताकि किसी और से पूछने की जरूरत ही न पड़ती। याद रखो, एक सच्चा जासूस वही है जो दूसरों की बातों पर नहीं, अपनी जांच पर भरोसा करता है। खैर, अब ये काम मुझे सौंप दो। मैं खुद पता लगाऊंगा कि उसकी पत्नी की मृत्यु कैसे हुई और उसका बेटा बेटी कौन है और क्या है। तुम बस मेरे साथ रहो और सीखो। फिर उमाशंकर अचानक माधव की आंखों में देखता हुआ बोला, अब बात करते हैं निर्मला की, और मुझे पूरा यकीन है कि तुमने उसे अब तक नजरअंदाज किया होगा, है ना माधव? उसके अंतिम शब्दों में उस शिक्षक का गुस्सा झलक रहा था जो अपने शिष्य की लापरवाही पर क्षुब्ध था। माधव शर्म और भय से नजरें नीची कर बैठा। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि चाचा की आंखों में देख सके। उमाशंकर ने अगला प्रश्न दागा, अच्छा, तुमने कर्नल, निर्मला और शिप्रा की तस्वीरें तो जरूर ली होंगी। दिखाओ, मुझे दिखाओ वो तस्वीरें। माधव का चेहरा डर से पीला पड़ गया। वह किसी डरे हुए बच्चे की तरह कांपने लगा। एक क्षण को ऐसा लगा जैसे डर के मारे वो खुद को संभाल नहीं पाएगा। उमाशंकर ने उसे घूरते हुए डांटा, जो महंगा कैमरा मैंने तुम्हें दिया था, क्या वो गले में लटकाने की चीज थी? तुम तो अपने पिता और मेरा नाम मिट्टी में मिलाने पर तुले हो। ध्यान रखो, आज का दूसरा सबक, एक अच्छा जासूस वही है जो हर संदिग्ध की ढेर सारी तस्वीरें खींच कर रखे, क्योंकि जो चीज हमारी खुली आंखें नहीं देख पाती वो तस्वीरें कैद कर लेती हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तुमने ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि शिप्रा साबथू में कहां रहती है। माधव कांपते स्वर में बोला, शिप्रा ने कहा था कि वो एक गरीब के घर में रहती है। अब उमाशंकर का संयम टूट गया। उन्होंने जोर से मेज पर हाथ मारा, जैसे किसी ने तमाचा जड़ दिया हो। तीसरा सबक, कभी भी किसी संदिग्ध की कही बात पर विश्वास मत करो। जो व्यक्ति तुमसे मिलते वक्त झूठ का सहारा लेता है, वो अपने पते के बारे में क्यों सच बोलेगा? याद रखो, जासूसी की दुनिया झूठ के इर्द गिर्द घूमती है। तुम्हारा संदिग्ध चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, वो तुम्हारा संदिग्ध है। हमेशा उस पर शक करो, शक से ही सच्चाई निकलती है। और फिर उमाशंकर बोले, और अब चौथा और सबसे महत्वपूर्ण सबक, कभी भी किसी कागज पर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में अपनी योजना या विचार मत लिखो। तुम्हारे संदिग्ध उसे चुरा सकते हैं और तुम्हारे इरादों को जान सकते हैं। उन्होंने गुस्से में वो सारे प्रिंट आउट उठाए, उन्हें सिगरेट लाइटर से जला दिया और राख को खिड़की से बाहर उड़ाते हुए कहा, अगर कुछ लिख भी दिया है तो उसे याद कर लो, दिमाग में बिठा लो। कागज और फोन सिर्फ पढ़ने के लिए होते हैं, सोचने के लिए नहीं। तुम्हारे संदिग्ध तुमसे एक कदम आगे सोचते हैं। वे कूड़ेदान तक खंगालेंगे और टुकड़े जोड़कर सारी बात समझ जाएंगे। इसलिए हमेशा टुकड़ों को जला दो, और जब पूरा यकीन हो जाए कि सब राख हो गया है, तब उस राख को भी मसलकर हवा में उड़ा दो, ताकि उसका अंश भी किसी को न मिले। उमाशंकर की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी दरवाजे की ओट से जोगिंदर दादा बाहर आए। उनके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें 2 गिलास, एक जगह, एक लिक्कर बीकर
और 2 सोडा की बोतलें थीं। जोगिंदर को देख उमाशंकर मुस्कुराए और बोले, जैसा कि कहा जाता है, दीवारों के भी कान होते हैं, मगर ये याद रखो कि दीवारों की आंखें भी होती हैं। ये जासूसी का एक और मंत्र है। जब भी कोई गोपनीय बात करो या काम करो तो सुनिश्चित कर लो कि कोई सुन या देख न रहा हो। जोगिंदर हंसते हुए बोले, साहब, मैंने कुछ सुना नहीं और देखा भी नहीं। उमाशंकर जोर से हंस पड़े। जोगिंदर, मैं तो बस मजाक कर रहा था। वैसे जासूसी के कितने नियम होते हैं? जोगिंदर ने आंख दबाकर जवाब दिया, मेरा चहेता बच्चा है वो, क्या मैं नहीं जानता? जासूसी के 4 नियम और एक खास टिप। उमाशंकर ने माधव की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हाथ कंगन को आरसी क्या? और दोनों जोर से हंस पड़े। मगर माधव अब भी गंभीर था, क्योंकि अब वह सिर्फ सीख नहीं रहा था, बल्कि जासूसी की सच्ची दुनिया में प्रवेश कर चुका था। नमस्ते प्यारे दोस्तों, स्वागत है विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में, जहां संगीत और कहानियां एक नई जिंदगी पाती हैं। अगर आपको दिल को छू लेने वाले गीत और मनमोहक कहानियां पसंद हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को टैप करें, ताकि हर नया गाना और कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहें, सपने देखें, सुरों में खो जाएं और कहानियों की दुनिया में डूब जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।